Okay, so practice sheet, current electricity. Okay, so practice sheet में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डाउट्स बताएं. Second. And what else? Second and third. Okay, so in 1 to 5, second and third we'll discuss. Let's say fifth one also. Okay, so second one, what is the length of a wire having a resistance this, volume this, and specific resistance is this. So सबसे पहले ये समझ लेना है specific resistance क्या होता है. Specific resistance means already I guess मैंने लिखा दिया हुआ था. It is nothing but the resistivity. So specific resistance means it is resistivity. ओके, सो रेजिस्टिविटी के लिए हमें फॉर्मूला देखना है. R इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, सो सेकंड क्वेश्चन में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई ए. ओके, नाउ व्हाट वी हैव वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ. नाउ वी डोंट हैव आई गेस लेंथ. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्लेस एनीथिंग. हमें पूछा क्या, लेंथ पूछा है, सो वी कैन रिप्लेस area with the length. So volume is 3 is equal to A into L. Okay, so A will 3 by L. So I'll keep this here. R कितना है, 3 है, rho is rho, और L एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम वाले एग्जांपल से चूज करना है. सो फिजिक्स में एक चीज है जो गिवन डेटा है उसको यूज करने का ट्राई करना है, और काफी सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 by L. So the answer will be L square, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. So it will be 9 is equal to rho into L square. क्वेश्चन में L ही हमें फाइंड करना है कि L कितना हो जाएगा. So रूट ले लेंगे, रो इधर डिवाइड पे आ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है. So L will be how much, it will be 3 by root rho. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. Okay, next, third one. Okay, so the specific resistance of an alloy is this and of this constituents metal. So यार मैंने बताया भी था कि alloys बहुत ही अच्छे resistive material होते हैं, जिनका काम होता है डिफरेंट मेटल से होते हैं. सो मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है. सो जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है. एलॉय इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, प्लस अल्फा उसका बहुत ही कम होता है. तो मतलब एलॉयज का रेजिस्टेंस ना ही ज्यादा टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और मेटल्स के रेस्पेक्ट में काफी कम भी होता है. क्वेश्चन नंबर 5, इन द ट्रू ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं, क्योंकि देयर आर नॉन ओमिक कंडक्टर जिनके में जो ग्राफ होता है V और I का वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता. दैट मींस वी कैन नॉट से आर प्रोपोर्शनल. There is a different relation, so that's why we call them as a non-ohmic conductor. So first one is incorrect. Then the resistance, so the resistance of an incandescent lamp is less than the lamp is switched on. Okay, so लैंप के बारे में है कि लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो स्विच ऑन करने से पहले ज्यादा होगा. तो हमें पता है स्विच ऑन कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा. और हमें पता है कि जो लैंप्स हैं, जो फिलामेंट लैंप होता है उसमें क्या होता है, फिलामेंट लैंप में अगर हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. सॉरी माय मिस्टेक, फिलामेंट मतलब मेटल होगा वहां पर. सो मेटल होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा. लेकिन इनकंडेंसेंट लैंप जो है मतलब ये वाले ट्यूबलाइट टाइप वाले, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो आई गेस बी ऑप्शन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशन. नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बट रो
सिर्फ मटेरियल और उसके टेम्परेचर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज हमें देखनी है। तो आप इसमें बताएं कि कार्बन किस सीक्वेंस में आता है। अगर आपको याद हो, सो कार्बन 4 वैलेंसी वाले में आता है। कार्बन के ग्रुप में नीचे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, उसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, तो ये सारे सेमीकंडक्टर टाइप वाले मटेरियल है, जिसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको किस तरफ पॉइंट करना चाहता है? वो आपको सेमीकंडक्टर की तरफ पॉइंट करना चाहता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? वो बताना चाहता है कि ये सेमीकंडक्टर है। अब बताओ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, सो रेजिस्टेंस क्या होता है सेमीकंडक्टर का? डिक्रीज करता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो इसका मतलब डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू बी। इसका मतलब बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इनकंडेंसेंट लैंप, मतलब ये फिलामेंट लैंप ही होगा। उनको ये जो ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं उनको फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं आई गेस। सो इनकैंडेसेंट जो लैंप होगा वो आपका यही है, फिलामेंट लैंप है। सो इसका मतलब ये है कि लेस देन नहीं होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मेटल्स यूज होते हैं। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, लेट्स से फोर्थ नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फोर्थ नंबर, a steady current is passing through a conductor of length L but not uniform cross section. The net quantity of charge crossing any cross section per second. So charge crossing per second मतलब कि करंट के बारे में बात हो रही है। और अगर हम करंट के बारे में बात करें, तो क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, किसी भी टाइप का क्रॉस सेक्शन हो, इस वायर में से करंट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सर मुझे एक डाउट है। या सर पर अगर हम ऐसे सोचे कि मतलब R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो R विल बी V बाय I विच इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो I ओके, इज प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा ना? no, actually what happens, if you are asking like V is equal to IR will hold or not, if R is variable, based on that you will need a different sort of potential to create a particular current. Okay, so due to variability of R the required potential will change, but ऐसा नहीं होगा कि इसके छोटे से पार्ट का R डिफरेंट वाला पिक करे, फिर डिफरेंट पिक करे, फिर पिक करे, नहीं। यू टेक इट एज अ होल, ये R होगा पूरे का इसका, उसके वजह से कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, बेस्ड ऑन दैट करंट कितनी आएगी, एंड देन दिस करंट विल बी सेम थ्रू आउट द वायर। सो वायर चाहे आपको ऐसे दिखे या फिर कैसे भी दिखे, आपको वायर कैसी भी हो, द करंट विल बी सेम। So can someone tell which quantity is going to change in this scenario? If I am saying that the current will same throughout, so which quantity will change actually? बताओ यार कोई, मतलब क्या बहुत ही नॉर्मल सी बात है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं यार, तुम लोग क्या बोल रहे हो? चार्ज भी नहीं, चार्ज रेजिस्टेंस ये सब थोड़े ना बदल जाएंगे। चार्ज कैसे बदल जाएगा? चार्ज ही तो करंट है, कोई और क्वांटिटी नहीं याद आ रही विच इज रिलेटेड टू एरिया। अगर मैंने बोल दिया हुआ है कि करंट इज सेम इन बोथ केसेस। पोटेंशियल, Not potential. Who told density? Subni Prem. Yeah, Prem. So it's current density that will change. J will change I by A because J is I by A. So J is going to change. The current density will change. So here J will be less. Suppose J2, this is J1. So J2 will be less than J1.
गॉट इट एवरीवन? अच्छा, हाँ अभी ओके, अभी कोई आंसर करे, हाउ शुड आई फ्रेम द क्वेश्चन, हाउ यू विल नो दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट जे नॉट आई। इसी क्वेश्चन में बताओ, थोड़ी सी वर्ड्स चेंज कर दूंगा एंड दिस विल बी आस्किंग नॉट द करंट बट करंट डेंसिटी। कोई बताओ क्वेश्चन में क्या चेंज करना है? Just a small word, a single word will change this question. Yeah. चार्ज की जगह करंट। No, no, not current. यार देखो यार, इधर करो ना, चार्ज पर सेकेंड, मतलब करंट पूछ रहा है। अभी बताओ, अभी क्या चेंज करना पड़ेगा कि वो करंट डेंसिटी पूछने लगे? और चार्ज एरिया पर एरिया। पर यूनिट एरिया। एरिया। वेरी गुड। ठीक है, समझ आया अब कि क्वेश्चन रटने में और सॉल्विंग में क्या फर्क होता है। डिस्कशन इंपॉर्टेंट, इसने ये क्वेश्चन किया ही नहीं, उसको क्या डिस्कशन समझाएगा। ये वर्ड का फर्क है। एनी क्रॉस सेक्शन के जगह, एनी क्रॉस सेक्शन मतलब जस्ट वो पूछ रहा है कि इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में हर जगह पे करंट क्या है। क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन के जगह अगर वो इसको कर दे पर अगर इस वर्ड को कर दे क्रॉसिंग पर यूनिट, सो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा आपका पर यूनिट एरिया। सो इसका मतलब क्वेश्चन जे पूछने लगा एंड ऑफ कोर्स जे विल डिपेंड अपॉन एरिया। ओके, clear now? 6 to doubts? Sir, 6. हाँ सर 6. 6, what else? Okay. Till 6 to 10 only 6? Okay, good. So let's see. So this much of current is allowed to pass through a conductor for 2 minutes. How many electrons will pass through the current conductor per minute? मतलब यार काफी स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं। 6। सर उसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है सर. हाँ, अच्छा ओके, ये बात है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। I is equal to Q by T और हमें चाहिए Q that will be N into E upon time. So as we know, for 2 minutes this much of current is there, but the question has asked about 1 minute. Okay, per minute. So is passed through the conductor for 2 minutes. Much of current is passing for 2 minutes and how many electrons will pass through it per minute. So मतलब टाइम यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 60 सेकंड यूज करना है और सॉल्व कर दे। एन हमसे पूछा है, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और यहाँ पे है 60। ओके, इसे सॉल्व कर दे। एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 मिली एम्पियर, मतलब कि 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 60 तो कैंसिल हो जाएगा 10 टू द पावर 1। सो ये आ जाएगा 6 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। सो इसे सॉल्व करें, सर आ रहा है नियर अबाउट 4 आ रहा है, नियर अबाउट 4 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 4 से थोड़ा कम आएगा, तो थर्ड वन। ओके, क्या संख्या आ रहा है, आंसर क्या दिया हुआ है? सर सी दिया हुआ है। सी दिया है। तो क्या डाउट है, क्या टन हो गई? अच्छा मैं समझा, आप लोगों ने ये किया होगा कि 2 मिनट में 100 मिली एम्पियर है, सो 1 मिनट कितनी होगी, यही किया है क्या सब लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। 20 लिया हुआ है, ये गलत तरीका है बेटा। अगर आप ये कुछ सोच रहे हो कि 2 मिनट में 100 है और 1 मिनट में 50 मिली एम्पियर है, तो ये गलत है। रीजन बीइंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग देखें, अ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू कंडक्टर फॉर 2 मिनट। इस तो हमें मतलब ही नहीं है अगर हमें बोलता कि दिस मच ऑफ चार्ज इज पास्ड फॉर 2 मिनट, मतलब Q बाई
टाइम में 2 मिनट रखते हैं तब हमारा करंट आ जाता और फिर हमें टाइम का पूछता। बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट इज पास्ड फॉर दिस मैच टाइम। सो मतलब ही नहीं है कि कितनी देर पास करो, वो तो कंडक्टर की हीटिंग की प्रॉब्लम है कि देर पास किया। करंट तो 100 मिली एम्पियर ही फ्लो होने वाला है ना, और हमें तो यही चेक करना है कि करंट कितना होता है। सो करंट होता है चार्ज ओवर टाइम इन सेकेंड। चले नेक्स्ट, फ्रॉम 10 to 15। Any question from 11 to 15? No, sir. Okay, सर वो good. 12th में सेम ऑप्शंस दिए, ए और बी शायद। ए एंड बी तो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी में ही आंसर करेक्ट होगा। फिर सेम का ए और बी? नहीं सर, मतलब सर दिया नहीं ऑप्शन। अरे नहीं सर ये मतलब आता है। ए में एल ए स्क्वायर है, बी में एल नहीं है, L1 है सिर्फ, ए बी सेम नहीं है। हाँ सर, पर वो टी का -4 आता है ना, मतलब पावर। टी का -4 नहीं आता होगा। चलो देख क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं यार सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 डायमेंशंस का क्वेश्चन है। हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है, तो मैंने बताया कि यार V इज इक्वल टू आई आर से स्टार्टिंग करनी है, बट रेजिस्टेंस को बताने के लिए पहले V चाहिए। सो V को सर्च करेंगे हम। सो वर्क से हम याद रखते हैं W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। सो यहाँ से हम पोटेंशियल का निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई Q। ओके, अभी R का चाहिए। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I, और V का हमने अभी देखा इट इज W बाई Q, और I का खुद होता है Q बाई T। So the answer will W into T by Q square. ओके, बाय द वे Q by T लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज चार्ज का हमें पता होता है, हमें करंट का पता होता है। सो I will remain as it is, और Q को लिखेंगे I into T। सो Q को लिख देंगे I into T। सो दिस विल बी W by I square into T। सो ये रेजिस्टेंस का आंसर हो गया। W होता है ML T minus 2, ML 2 T minus 2, W एक टाइप की एनर्जी हो गई सर अपॉन ML2 ए स्क्वायर, और नीचे होगा टी। सो टी -3 ही आने वाला है, मतलब ए ऑफ आ रहा है। चले, नो प्रॉब्लम टिल 15। नाउ 15 to 20। नहीं सर। नहीं सर। ओके गुड। सर 19th क्वेश्चन। सर 19 19 नंबर। ओके 19 नंबर, लेट्स सी, डिस्कस करते हैं 19 नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन में ही देखिए, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं। सो टू कॉपर वायर्स हैव देयर masses in the ratio this and the length in the ratio this is the ratio of the resistance। तो देखिए मुझे पता है कि masses का रेशियो दिया है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे वॉल्यूम का रेशियो कंसिडर कर लेना है। ठीक है, बट अगर डेंसिटी के बारे में भी कुछ दिया होता तो फिर मैं डिफरेंटली चूज करता, बट डेंसिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मासेस का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा m1 by m2 is 2/3। नाउ आई नो कि मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मैं कंसिडर करूंगा कि दोनों कॉपर वायर है, मतलब डेंसिटी तो सेम है। सो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2 इज द रेशियो ऑफ 2/3। एंड आई ऑल्सो नो कि वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। सो इट इज नथिंग बट A1L1 A2L2 इज 2/3। अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, लेंथ आर इन ऑफ 3/4। सो आई कैन जस्ट राइट कि A1 by A2 इंटू L1 by L2 कितना है, 3/4। सो इट इज कंपेयर टू 2/3। सो द आंसर फॉर A1 by A2 विल बी 8/9। सो ये था क्वेश्चन का डेटा यूज किया। मैंने अभी तक भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है हमने उसे सॉल्व करने का ट्राई किया हुआ है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है रेजिस्टेंस R1 by R2। सो हमें पता है रो बाई रो तो कैंसिल हो जाने वाला है, सिर्फ क्या आएगा L by A।
दैट मीन्स L1 by L2 और A बिकॉज इनवर्स में होता है तो आंसर क्या आएगा A2 by A1 एंड एज वी नो L1 by L2 कितना है 3 by 4 और A1 by A2 का उल्टा लिखना पड़ेगा हमें मतलब 9 by 8 so it will be 27 by 32 सर या हाँ सर, इसे डायमेंशन से सॉल्व किया तो फिर भी वही आता है, तो कर सकते हैं क्या? डायमेंशन से कैसे मतलब मतलब ml² t² वो m आता है इसलिए मैंने उस तरह यूज किया। ओके वेरी गुड यार क्या था थॉट मैं समझा नहीं रेजिस्टेंस की डायमेंशन रहेगी ml2t minus 3 and 3 a a -2 ओके सो आप बोल रहे हो कि सिर्फ m m और और l n पिक कर लिया हाँ चलेगा डायमेंशन वाइज भी कर सकते हैं बिकॉज टाइम और करंट तो मतलब सेम कंसिडर कर रहे हैं पोटेंशियल वगैरह बीच में हम लेके नहीं आ रहे हैं सो हाँ इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं m का रेशियो दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट 21 to 25 नहीं है डाउट। ओके 21 to 25 नहीं है 21 में खुद से शेयर कर देता हूँ चलो आप लोग को 21 में पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर मतलब ये वाले के साथ हमें एक मिनट इसमें थोड़ा सा गलती है ये वोल्ट नहीं है ये एक्चुअली 3 ओम है और ये 1 वोल्ट होगा बस ये बैटरी है ना और बाय द वे लेकिन पूछा है इसमें यही वाला 3 ओम है ये वाला 3 ओम नहीं पूछा है सो पैटर्न क्या है मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि एक बैटरी से अगर करंट आएगी तो बैटरी में रिटर्न आनी चाहिए इसका मतलब यहाँ से करंट अगर आई तो वो रिटर्न इसी बैटरी पे आएगी यहाँ से अगर करंट निकली तो वो रिटर्न इसी बैटरी पे आएगी मतलब इस वायर पे जाने का करंट कोई चांसेस नहीं है करंट इन दिस वायर इज जीरो सो जब आई ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू IR भी जीरो ही होगा सो इस वायर पे एक्चुअली करंट ही जीरो हो गई तो बात ही खत्म है सारी चीजें जीरो पोटेंशियल भी ये थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिक था नाउ 26 to 30 सर 22 भी है। अच्छा 22 भी है बोला ही नहीं यार सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। चलेगा 22 देखते हैं देखें यार 22 गिवन है कि आइडियल वोल्टमीटर और पोटेंशियल है ठीक है सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो वोल्टमीटर और अमीटर होते हैं वो तो अमीटर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं और आइडियल में क्या सिचुएशन होती है बाय द वे मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है पोटेंशियल हो बैटरी सेल्स एंड बैटरी नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इंस्ट्रूमेंट्स सो लेट्स से उसमें आइडियल की बात कर लेते हैं आइडियल का मतलब ये है कि अगर एक बैटरी है और एक रेजिस्टर के साथ बिकॉज एमीटर को हमें किसमें करना होता है सीरीज में सो आइडियल का मतलब है कि करंट एकदम मैक्स होनी चाहिए ओके सो आई वाज डिस्कसिंग दिस कि अगर एक आइडियल केस है और एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पॉइंट ये होता है हमें मैक्सिमम करंट चाहिए लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए सो इसका मतलब अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए अगर अमीटर रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट को वो जाने नहीं देगा ना सो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो एकदम लीस्ट होना चाहिए मतलब अगर आइडियल केस है रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए जीरो होना चाहिए एकदम आइडियल के लिए अगर हम बात करें सिमिलरली अगर हम वोल्ट मीटर बात करें सो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में मतलब अगर हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो इस वायर के हम पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे इसका मतलब ये है कि अगर हमें करंट मैक्स चाहिए हमारे रेजिस्टर से सो यहाँ पर एक रूल होगा ना यहाँ पर करंट आने के बाद स्प्लिट होगी स्प्लिट रूल लगेगा सो सोचने वाली बात है अगर ये रेजिस्टर और ये वोल्टमीटर का रेजिस्टर जैसे यहाँ पर हम बात करें IR है या एमीटर का रेजिस्टेंस है मैं पे बोलूंगा यार बोलूंगा एमीटर का रेजिस्टेंस वो जीरो होना चाहिए वोल्ट मीटर में देखो
वोल्ट मीटर में करंट जाने लगेगी ना, जो यहाँ से 100 करंट और यहाँ पर लेट्स से 90 जा रही, सो 10 का यहाँ पर लॉस हो गया है ना, तो वो तो फिर इनडायरेक्टली लॉस है। सो हमें इसका रेजिस्टेंस इसका क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई, जिससे ये जो करंट है ये एकदम जीरो हो जाए, बिल्कुल नहीं, 99.99 सारा करंट जाए आर में। इसका मतलब अगर मैं वोल्ट मीटर के रेजिस्टर की बात करूंगा, सो डायरेक्टली वो बहुत हाई हो रही है, और आइडियल केस का मतलब आइडियल कितना होना चाहिए, इनफाइनाइटली होना चाहिए। सो ये आइडियल वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में डिस्कशन था। मेरे क्वेश्चन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है ये वाला, बट फिर भी आपका माइंड रखना चाहिए कि दोनों का रेजिस्टेंस आइडियल केस में सब वर्क करता है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। सो एमीटर आइडियल है, मतलब क्या करेगा, जीरो रेजिस्ट का मतलब करंट पूरी यहाँ से जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि क्या सिचुएशन एक्चुअली होगी 2 वोल्ट से, तो 2 वोल्ट से यहाँ से करंट आएगा और एमीटर से कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। आइडियल केस है, मतलब एमीटर से डायरेक्टली पूरा पास हो जाने वाला है। सो अगर एमीटर से डायरेक्टली पूरा पास हो जाएगा और एमीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, इसका रेजिस्टेंस जो है आइडियल केस है और वो क्या है, जीरो है। सो इसका मतलब इसके क्रॉस, क्योंकि ये तो किसके क्रॉस लगा है, एमीटर के क्रॉस ही लगा है ना वोल्ट मीटर, सो उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। अब हमें पता है कि एमीटर आइडियल है तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, जीरो पोटेंशियल लूज करेगा ये। अगर रेजिस्टेंस दे देता लेट्स से 0.5 ओम, सो क्या करते फिर हम करंट निकालते और फिर इसमें पोटेंशियल लॉस निकालते। ओके, नेक्स्ट। सर उसमें और एक डाउट है, हाँ पूछो। वोल्ट मीटर रजिस्टर के साथ पैरेलल में होना चाहिए ना, इसमें सीरीज में है। कहाँ सीरीज में है यार, रेजिस्टर के साथ सीरीज में है, रेजिस्टर के साथ वही। सीरीज में है, लेकिन एमीटर के तो पैरेलल है ना। बेसिकली वोल्ट मीटर क्या करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर करंट नहीं जाने देगा। सोचो अगर यहाँ पे एमीटर नहीं होता, सिर्फ वोल्ट मीटर होता, तो करंट ही जीरो आती, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आई इन दिस सर्किट, ये जो करंट जान ली है यहाँ पर, इस सर्किट में जो करंट जाएगी, क्या ये आई जीरो है क्या, नहीं, तो जीरो नहीं है, बिकॉज करंट तो जाएगी, किस पाथ से जाएगी, एमीटर के थ्रू करंट चली जाएगी, क्योंकि ये एक वायर है ना, इवन पोटेंशियल जो है वो रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा, बट एमीटर के थ्रू करंट चली जाएगी, आई जीरो नहीं है, आई कितनी होगी 1 एम्पियर। बट अगर यही सर्किट में सिर्फ ये बना दूं, ओनली वोल्ट मीटर लगा दूं, आइडियल वो भी, सो आंसर आ जाएगा करंट का जीरो। क्यों, क्योंकि ये वोल्ट मीटर करंट को जाने ही नहीं देगा, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ क्या क्या यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 25 30। So 26. सर 20। 26. Okay, what else? 26. Any other doubt till 20 till 30? नहीं सर. Let's see 27. Okay, so इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस स्पीड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट इन दैट ऑर्बिट। यार तो ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, किसी को याद नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही है अपॉन टी। सो क्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
और टाइम कितना लगेगा उसे एक सर्किल में घूमने में, तो ये हो जाएगा 2πr/v, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो आंसर हो जाएगा ev/2πr। इसमें क्या डाउट था यार? सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में करवाया हुआ है। बताओ यार, किसने पूछा था ये डाउट? ये क्वेश्चन किसने पूछा था? क्या था डाउट? सर मैंने पूछा था। क्या मैंने भी। डाउट? डाउट क्या था एग्जैक्टली इसमें? सर वो टाइम निकलना, थोड़ा वो अच्छा, फॉर्मूला ये भूल गया याद था। है कि नोट्स हाँ में ये वाला क्वेश्चन करवाया है? हाँ सर। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई गेस वेरी लेक्चर में ही, जिसमें अगर मैंने करंट के बारे में बताया होगा सो एक एग्जांपल जरूर कराया होगा इससे रिलेटेड। ये फाइंड द करंट इन अ लूप 18 दिस मच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ सर्किल विद दिस स्पीड। ओके, सो इसमें थोड़ा सा हम दिया था, वी नहीं दिया था, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ी सी अच्छी चीज है, करंट दी हुई है आपको और आपसे पूछा हुआ चार्ज। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें पता है करंट होता है dq/dt, बिकॉज फंक्शन दिया है इसलिए मैं डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा हूँ। तो इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे, dq को लिख सकते हैं i इंटू dt, बिकॉज हमें करंट चाहिए, और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। सो q की वैल्यू आ जाएगी, i dt को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, जो भी लिमिट है 2 से 3 सेकंड तक के लिए। सो बेसिकली i का जो इंटीग्रल होगा वो 2 से 3 सेकंड के लिए हम निकाल लेंगे। सो i की वैल्यू कितनी आ रही है, 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt, और इसे इंटीग्रेट करके 2 to 3 ओके। तो ये सबको क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन अब आना चाहिए, आपको पता होगा 2t का हो जाएगा, 2 विल रिमेन एज इट इज t²/2, सो 2 कैंसिल, प्लस 3 विल रिमेन एज इट इज, इसका हो जाएगा t³/3, सो 3 विल आल्सो कैंसिल, आंसर विल बी 2 to 3। लिमिट रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम 31 to 35 बताएं। सर 35। सर 35। सर 35। ओके गुड गुड, 35। और बताएं कोई? ठीक है, 35 देखें। 35 है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देख लेते हैं। इज एन इंसुलेटर एट ओके 0 Kelvin, okay, not okay, it is 0 Kelvin. So an insulator at 0 Kelvin or a semiconductor at 0 Kelvin, a metal at 0 Kelvin. ओके, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, करंट पासिंग थ्रू। सो हमें पता है एक इंसुलेटर है अगर, तो उससे तो जीरो होती है, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे माने हम कंसिडर करते हैं कि एक इंसुलेटर से करंट तो जीरो होगी, तो ये तो करेक्ट है। एक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, सो मतलब इसका ये हुआ कि 0 केल्विन कंडक्टर्स के बारे में हमें सेमीकंडक्टर की बात करना है। तो सेमीकंडक्टर में जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया होगा, क्योंकि हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, सो रेजिस्टेंस उसका क्या हुआ होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है, सो होता ये है कि ये जो रेजिस्टेंस बढ़ने का प्रोसेस होता है ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है। ठीक है, नॉट इन फॉर ऑल टेम्परेचर, एक सर्टेन लिमिट तक कम या ज्यादा होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि मे बी इतना रेजिस्टेंस बढ़ कि वो 0 पहुंच जाए, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। अ मेटल एट 0 केल्विन इज फेनाइट, सो करंट इन मेटल एट 0 केल्विन, सो मेटल का हम यहाँ टेम्परेचर कम करेंगे, सो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाना चाहिए। ठीक है, सो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, इसका मतलब क्या होगा सिचुएशन, करंट काफी ज्यादा पास होनी चाहिए। ओके, a PN junction at 300 Kelvin is
finite and if it is reverse bias. ओके, ये तो मतलब सेमीकंडक्टर वाला पार्ट हो गया इसमें कि पीएन जंक्शन एट 0 केल्विन इज फिनाइट. जो पीएन जंक्शन है वो एक सेमीकंडक्टर रहता है. सो सेमीकंडक्टर पे रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है. सो ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर पे एक फिनाइट करंट ही जाने वाली है. तो ये भी करेक्ट हो गया. हमें बी और सी में थोड़ा सा डाउट है. बी और सी में थोड़ा सा डाउट है. तो मुझे लगता है जहां तक कि सेमीकंडक्टर के लिए जो एक टेम्परेचर रेंज होती है, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर रेंज रेजिस्टेंस वेरी करता है, उसके बाद वेरी नहीं करता है. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि सेमीकंडक्टर पर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कभी नहीं हो जाएगा कि वो करंट जीरो कर दे. तो ये थोड़ा सा पॉइंट है. अगर हम देखें से रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता जाएगा. मतलब करंट कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब करंट टेंस जीरो होनी चाहिए. अच्छा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो मतलब रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट टेंस क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए. और इसमें क्या बोल रहा है, फिनाइट बोल रहा है. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कंसिडर कर सकते हैं. कैसे, हमें पता है टेम्परेचर कम होने में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, तो करंट टेंस जीरो होनी चाहिए. और मेटल में रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, तो करंट क्या होगी, इनफाइनाइट की तरफ, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं रहेगी. सो सी वाले को रॉन्ग स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते. ओके, 36 टी बताएं. सर 37, So 36 or 39. 30, 38. हाँ सर 47 और 39. 37, 38, 39, कोई बात नहीं, चलो डिस्कस कर लेते हैं सारे. ठीक है, चले. सो क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं. 36 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे डिटेल्स में दी हुई है. आप पैटर्न नोटिस करें. देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, फोकस करो एक टर्म में V इज इक्वल टू आई आर. जिस भी जगह पर मैंने क्वेश्चन करते समय भी आपको बताया ये कि जिस भी जगह पे अगर V, I और R में से कोई भी दो चीजें गिवन, लेट्स से V और R गिवन है, सो ट्राई टू फाइंड I, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग होने लग जाता है. तो कुछ भी चीज है जो गिवन डेटा है उससे कुछ फाइंड करने का ट्राई करना होता है. तो अगर मैं फोकस करूंगा तो देखो, मुझे करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ. इसका करंट गिवन है बट रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, इसका वोल्टेज गिवन है बट इसका रेजिस्टेंस नहीं गिवन. इसका मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा वहां से करना है जहां पर हमें डिटेल पता होती है. सो मैं लिखूंगा कि ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा CD ब्रांच से. पोटेंशियल कितना हो CD ब्रांच का, I इंटू R. सो कितना हो जाएगा 6. ओके, सो I इंटू कराया आ गया 6 वोल्ट. अब एज वी नो ये जो CD है, ये जो CD वाली ब्रांच है, ये किसके पैरेलल में है, ये BE के पैरेलल में है. सो आई विल राइट CD इज पैरेलल विद BE. सो पहले क्या होता है, पोटेंशियल तो सेम होता है. इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ BE सेम एज पोटेंशियल ऑफ CE. सो इसका मतलब कितना पोटेंशियल हो जाएगा CD का, 6 वोल्ट ही रहेगा. सो मतलब नेक्स्ट चीज अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमने BE का पोटेंशियल देख लिया, हमें करंट पता है, वी कैन फाइंड R2 देन. सो R2 will be potential of BE upon current in it. Current is 0.2. So as this is 6, this is 0.2. How much it will be? 60-30 ohm. क्लियर है यार, ये समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया हमने कैसे प्रोसीड किया. ओके, अभी देख लेते हैं पूरे सर्किट में. ठीक, सो हम देख लेते हैं A, B, C, D, E, F. पूरे एक सर्किट में देख लेते हैं. सो पूरे एक सर्किट में अगर मैं बात करूं तो पैरेलल का मतलब ये नहीं कि 6 वोल्ट होकर 12 हो जाए, नहीं. कंजम्पशन हो गई जो पैरेलल में है उसमें वोल्ट की कंजम्पशन हो गई. सो इसका मतलब मैं बोलूंगा बिकॉज जो वो BE पैरेलल CD है उसमें जो कंजम्पशन है वो कितना है, 6 वोल्ट है. और हमारे बैटरी कितनी है,
बैटरी हमारे पास वोल्ट है, तो बताओ क्या चीज पता चल गई हमें, क्या चीज हमें पता चल रही है कि अगर ये जो बी सी वाली ब्रांच है उसमें 6 वोल्ट है, बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट है, तो क्या पता चलेगा हमें, पोटेंशियल कंज्यूम्ड बाय ए बी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। ये आइडियोलॉजी होती है, ये आइडिया होता है हमारा कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की थी, 6 ऑलरेडी यूज कर दिया, तो रिमेनिंग जो 6 वोल्ट है वो हो जाएगा ए बी का पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो क्या टारगेट करना है, स्टेप्स देखो यार, ऐसा नहीं है, मैंने क्यों बोला ये क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज इस क्वेश्चन स्टेप्स बहुत क्लियर हो रहा है कि प्रोसीड से करते हैं क्वेश्चन से, जो डेटा पता है उसे ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो सोचो आपको ए बी का पोटेंशियल पता चल गया, बट आपको फाइंड करना है R1। सो इसका मतलब R1 तो तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब V पता हो और I भी पता हो। इसका मतलब कुछ करके आपको इस ब्रांच में I लेके आना है, ए बी ब्रांच में I लेके आना है। मेरा टारगेट है कि I इन ए बी कितना होगा। सो मुझे पता है कि यार जो ए बी की करंट है वही तो दो पार्ट में स्प्लिट होगी ना, मतलब I इन बी ई प्लस I इन सी डी, यही तो हुआ है, दोनों में यही तो ब्रेक हुआ है, मतलब करंट कितनी है 0.25 एम्पियर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। सो अब मैं निकाल सकता हूँ R1 कितना हो जाएगा, इट विल बी पोटेंशियल एट ए बी ओवर करंट ए बी। डन। So potential of AB is 6 volt, current is 0.25, which is usually 1/4, so it will be 24 ohm. So ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न सॉल्विंग था। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में ज्यादा आ जाते हैं, मतलब आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आपको क्या क्या हमें यहाँ से फाइंड किया, हमने R2 की वैल्यू भी फाइंड की और हमने R1 की वैल्यू भी फाइंड की। और तो इसमें से क्या गलत है, R1 गलत है, R1 32 है, गलत है, R2 35 है, ये भी गलत है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अब फाइंड कर लेना है। सो R2 R3 पैरेलल सॉल्व करना है, R1 के साथ ऐड कर देना है। सो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ R इक्विवेलेंट, सो इट विल बी R1 कितना है 24 प्लस R2 कितना है 30, सो 30 into 120 divided by 30 plus 120. So if I solve this particular one, ये हो जाएगा 30 into 120 divided by 150. So this will be 5 times, and this will be 24 plus 24. It is 48 ohm. तो यार एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट लायक हैं, बट अच्छा बनाया हुआ है ये क्वेश्चन, काफी सारी डिटेलिंग सॉल्व हुई। तो बताओ यार, इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ भी डाउट है तो बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने डायरेक्टली बता रखा है, और ऐसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कहां पर हमने देखा हुआ है ये? करंट फ्लो का थर्मल में। थर्मल में मैंने बताया था कि डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, पाई ए बी हो जाता है, मतलब एरिया एक्चुअली। सो आर इक्विवेलेंट हो जाता है रो एल बाई ए, और जो ए होता है वो हो जाता है पाई ए बी। 38 में देखो यार, ये भी पोटेंशियल जीरो है और ये भी पोटेंशियल जीरो है, सो इसका मतलब दे कैन बी कनेक्टेड बाय द वायर बिकॉज दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल, सो वी कैन जस्ट कंसिडर देम जॉइंट। अभी सॉल्व कर लो। क्या पूछा हुआ, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट बी सी एंड रेजिस्टेंस आर। सो हमें पता है ये आर कितना होगा, सो वी नो दैट देयर इज अ 10 वोल्ट बैटरी और current is 1 ohm, so I can just write V is equal to IR. So V is 10, I is 1, so R will be 10, so R equivalent is 10. So अगर R equivalent 10 है, so इसका मतलब R कितना हो जाएगा 6, because 6 and 4. So पहला हो जाएगा R equivalent 6. B and C का पोटेंशियल चाहिए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल लॉस होता है,
सो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, फिर आगे जाते जाएंगे तो I इंटू आर मतलब 6 वोल्ट लॉस हो जाएगा। सो बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट रहेगा, फिर आगे जाके 6 वोल्ट लॉस होगा, फिर यहाँ पर रिमेनिंग 4 वोल्ट लॉस होगा। ओके, सो आंसर हो जाएगा 10, फिर 6 वोल्ट लॉस हुआ मतलब रिमेनिंग 4 एंड देन 6 ओम मतलब ये पार्ट। ओके 39 देखिए 39 भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, काफी पूछ लिया है इसमें। VA हमें पता है, R1 हमें पता है, R हमें पता है, अब हमें बाकी सारी चीजें देखनी है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब देखो इस लाइन को कैसे यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर मतलब चीज है, गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज बोथ इधर पोटेंशियोमीटर और एमीटर, ठीक है। सो अभी हमें क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन बोल रहा है, मतलब सीरीज में लगाया, मतलब क्या बनाया होगा, अमीटर बनाया है। तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन मतलब इस ब्रांच में करंट क्या है, 0 है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि इस बैटरी से जो करंट आ रही है वो इस बैटरी के पास नहीं जा रही है, रिटर्न हो रही है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा तब हो सकता है जब इस बैटरी का पोटेंशियल किससे मैच कर जाए, इस पॉइंट से। मतलब मैं लिखूंगा कि ये बैटरी का पोटेंशियल अगर इन दोनों पॉइंट से मैच हो गया, सो इसका मतलब इन वायर पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि देयर इज अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका मतलब ये होगा कि ये बैटरी VB जितनी है, इस R के क्रॉस उतना ही पोटेंशियल है, तभी वहां पर देयर इज नो डिफ्लेक्शन, करंट कोई भी नहीं जा रही है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज I 0 है, इस बैटरी में ये वाली करंट 0 जा रही है, इट इज पॉसिबल व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द आर 0, मतलब V इज इक्वल कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस द आर, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बैटरी 12 वोल्ट के R1 और R की वैल्यू दी है। सो VA हमें पता है कि 12 है, जब हमें पता है कि बैटरी में कोई गई ही नहीं, सो R इक्विवेलेंट ना हो जाएगा 5 प्लस मतलब 600, और करंट नहीं हो जाएगी, इट विल बी 12/, मतलब कितना होगा ये, मतलब कितना 0.02, ठीक है। इतना इनका करंट हो जाए। अब मुझे पता है ये करंट V पे गया ही नहीं है, सो पोटेंशियल अक्रॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R, मतलब 0.02 इन 100, सो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। सो मतलब V कितने वोल्ट बैटरी है, 2 की बैटरी है, तभी इसके 2 वोल्ट है, इसलिए करंट का जो है एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। ओके नाउ फ्रॉम 41 to 50, सर 44 44, So 46, 47. 44, 46, 47, 49, अरे सब लोग क्या है एकदम पूरा। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, सॉल्विंग कर लेते हैं। करते हैं, अब मैं हिंट दूंगा, मैं अब सारे क्वेश्चन पूरे नहीं सॉल्व करूंगा, ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा होंगे, मैं सिर्फ हिंट देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखें अब मैं थोड़े से हिंट ही, मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता। अ स्टूडेंट is given two resistance, by using them singly or in series in parallel, he is able to get the resistance of this, what are the values। यार कर लो ना, ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है, किन वैल्यू से ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। यार ये इटरेट नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम ऑप्शन ही इसे सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ सर। क्योंकि अगर आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। सो सॉल्व फ्रॉम ऑप्शंस। ओके सर। ऑप्शन चेक कर लो कि क्या 3 इन सारे वायर को मिलके कभी 3 बन सकता है, क्या ये सारे वायर को मिलके 12 बन सकता है, ओके।
he is able to get the resistance of this. ओके, तो चेक करना है कि किन दो का से मिला के ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, मैं एक ऑप्शन दिख के आपको बता देता हूँ। देखो F3 एंड 12, अब हमें देखो क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 3, तो देखो सिंगली 3 मिल रहा है। हमें चाहिए, सो चेक करो क्या 3 और 12 को मिला के कभी 4 बन सकता है। सो इनका पैरेलल ही पॉल हो सकता है, चेक लेते हैं पैरेलल। सो पैरेलल हो जाएगा 3 into 12 by 3 plus 12, that is 15। कभी नहीं आएगा। सो वी कैन नॉट गेट 4 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। तरीके से आपको बाकी ऑप्शन चेक कर लेने हैं। ओके, नंबर 46। यार ये तो पूरा वैसे ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। सिमिलर। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, मतलब ये 0 है, इसका मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी, तो ये रेजिस्टर कितना हो जाएगा। वैल्यूज भी सारी सेम है, मतलब आर का आंसर क्या आता है, क्या था वहां पे 100 था। 100। को ऐसे नहीं मार देना, डायरेक्ट चेक कर लेना है। ये 2 वोल्ट है, अभी यहाँ से अप्रोच करना शुरू करो। अगर ये 2 वोल्ट है तो इसका मतलब ये कितना कंज्यूम करेगा, रिमेनिंग 10 वोल्ट। ठीक है, अभी इसका आर पता है, वोल्ट पता है, आप इस तरह करंट निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले होगा पोटेंशियल गेस करना 2 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, उसके बाद करंट गेस करेंगे, और करंट गेस करेंगे तो ये रेजिस्टर भी आ जाएगा। 47 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ कॉपर। ओके, सो देखें ये क्वेश्चन देखें। एक इलेक्ट्रिकल केबल है कॉपर, उसका रेडियस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन। सिंगल कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय 6 डिफरेंट insulated copper wires, each of radius this, the same length this, the total resistance of wire number। यार ये तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसे आपको जस्ट देखना है कि कितनी वायर्स उसने यूज की हुई है। ये इसमें कुछ था ही नहीं। आप पहले एक R1 निकाल लो, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का सेम है, एल हमें पता है, बाई ए पता है। ठीक है, अच्छा अब अगर 6 यूज करेगा तो क्या चीज बढ़ जाने वाली है, एरिया बढ़ जाने वाला है। समझ आपको, एरिया विल बी 6 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया। बट सर रेडियस भी चेंज हुई ना। एक सेकेंड, तो ऐसा कर लो, ये वायर्स पैरेलल में आंसर कर लो। हमारे 6 वायर्स हैं, रेडियस चेंज हो गई है, तो आप सेपरेटली निकाल लो R2। ठीक है, आप निकाल लो R2 डैश, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो, L सेम है, और उसका रेडियस कितना है 3 mm के हिसाब से, सो मतलब पाई और 3 का स्क्वायर टाइप में। सो R2 डैश इसको रिप्रेजेंट करेगा, जबकि R1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो L बाई 9 mm है उसकी रेडियस, पाई इंटू 9 का स्क्वायर। ओके, सो R2 डैश इस तरह का काम करेगा, और ऐसी हमने 6 वायर्स ली, बिकॉज हमने उनको सबको साथ में कंसिडर किया है, मतलब दे विल गिव अ आंसर ऑफ लाइक बीइंग पैरेलल। ओके, सो इसका पैरेलल के अकॉर्डिंग कर देंगे, मतलब ये 1/6 और हो जाएगा। सो R2 एक्चुअली हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ R2 डैश। ठीक है, ओके। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। यार अभी ये मैं पूछना शुरू करता हूँ, चलो ये मैं पूछता हूँ, कोई एक स्टूडेंट, चलो आशुतोष आप आंसर करना शुरू करो। पहले स्टेप देखो यार, इस पुरानी वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट, तो बच्चा बताओ 100 ओम के पोटेंशियल कितना होगा। 10 ही होगा। 10 ही होगा यार, वेरी गुड। 100 वोल्ट के क्रॉस अगर 10 वोल्ट है, तो अब ये बताओ ये वाले 5 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा देन। 10 ही होगा। कैसा, 20 क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, मतलब एक कंजम्पशन हुआ होगा सेम। सो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 20 माइनस 10, क्या आंसर आएगा 10 वोल्ट। सो अब यार आपको
रेजिस्टेंस पता है और पोटेंशियल पता है, बाकी सॉल्विंग कर। ठीक है, बाय द वे एक मिनट, पूछा क्या है इसमें, अगर मतलब करंट वगैरह पूछना चाहता है तो आप वोल्टेज से करंट भी निकाल सकते हैं, बट एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का हमें रेजिस्टेंस चाहिए। सो इसका मतलब क्या होगा, देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको सर्किट की करंट नहीं पता, इसलिए आपको टोटल इक्विवेलेंट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सर्किट का करंट देखेंगे। समझ आया, सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। डन। और वहां से हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो सर्किट का करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताए। एक सिंपल तरीका है सर्किट का करंट देखना है। सर्किट का करंट मतलब इस वायर में आने वाला करंट। समझ आया, इस वायर में आने वाला सर करंट वो कैसे निकाल 50 सकते हैं, या 50 ओम में जितना होगा उतना ही होगा ना। हाँ, कि जो 50 ओम में करंट होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। सो 10/50 मतलब करंट नहीं है, 1/5 की करंट है। सो अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट विल बी V बाई आई। सो V इज 20 वोल्ट एंड I इज 1/5। सो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 100 ओम। सो इसका मतलब अगर ये वाला 50 ओम, ये वाला 50 ओम है, सो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना होना चाहिए, 50 ओम। और पैरेलल में रिजल्टेंट हाफ कब होगा, जब वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस कितना है, 100। ठीक है, तो 100 इसका मतलब ये 100 होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तभी इन दोनों का पैरेलल का आंसर इतना आएगा। अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी डायरेक्ट कर सकते, पहले ही हमें पता चल गया था कि बोथ आर शेयरिंग 10 वोल्ट, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था आर सेम होना इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, हमें पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। हाँ ओके, सर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं तब। वैल्यूज दी है यार, सारी वैल्यूज पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। सो क्या बताया मैंने, क्या समझाया, सबसे पहले यूज करना सीखो। हमें करंट दिया है, तो अब हमें करंट दिया है और R2 R3 R4 की वैल्यूज दी है। सो रेजिस्टेंस निकालने का ट्राई करो, करंट है तो पोटेंशियल आ जाएगा। आप लोग को समझ नहीं आ रहा, बट देखो ये रेजिस्टेंस का दोनों का स्टार्ट पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट सेम ज्वाइन है, मतलब ये भी पॉइंट एक है, ये भी पॉइंट एक ही है। सो इनडायरेक्टली ये तीनों क्या है, सेम पॉइंट से स्टार्ट है और सेम पॉइंट एंड है। इसका मतलब R2 पैरेलल R3 पैरेलल R4 है। समझ आया, ये सबको समझ आया कि ये तीनों पैरेलल पे ही हैं, बिकॉज दे आर ज्वाइंड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दे आर एंडिंग एट अ सेम पॉइंट। तो अभी समझ आया कि हमें टोटल कर पता है, हम इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे, 1/10 120 1/10 1/20 1/60। सो मल्टीप्लाई लेते हैं t का, सो 6 3 1 सो 10/60 मतलब कितना आएगा 6। सो आर इक्वल कितना है 6। ओके, तो तरीके से हमने इसका आर्गुमेंट निकाल लिया और हमें करंट पता है। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू करंट के 1/5 एक्चुअली 1/4 एंड 6। सो पोटेंशियल कितना गया 32 मतलब 1 वोल्ट। अगर 1.5 वोल्ट ये रेजिस्टर में लग गया, ओके सॉरी मिस्टेक, आई गेस ये आ रहा होगा 60 ज्यादा होगा, इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ रहा है, सी आ रहा है ना 110 1/20 और हमने फ्लिप किया, तो 10/x आया था और फ्लिप किया, ठीक है 6 ही आया। सो I to R कर दी, वैल्यू आ गई। अब हमें है कि ये 1.5 वोल्ट है, सो रिमेनर 1 कितना यूज करेगा, टोटल हमारे पास 12 वोल्ट है, माइनस 1 5 वोल्ट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, सो कितना आ जाएगा 10.5
5 वोल्ट और करंट हमें ऑलरेडी पता है, सो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यार, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। सो इसका आ जाएगा 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, और I इज 1/4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई। ओके गुड। 50 to 55 बताएं। सर 52 और 55। 52 55 ओके। सो 52 देखते हैं। Which of the following statement is true for both series and parallel? Okay, series and parallel. So series में वोल्टेज तो ऐड होते हैं बट पैरेलल में होते हैं क्या? नहीं। देन करंट सीरीज में एडिटिव होता है बट वोल्टेज पैरेलल में होता है क्या? नहीं। ठीक है। देन पावर्स, सो पावर्स दो स्टेटमेंट में सीरीज में दोनों की पावर ऐड होती हैं, पैरेलल में ऐड होती हैं क्या? नहीं। एक मिनट, पैरेलल में अगर ये 10 वैट है और ये 10 वैट है, ओके, सो पैरेलल में होती हैं। ओके, पावर्स जो होती हैं, पावर सीरीज हो या पैरेलल, पावर कंजम्पशन टोटली देखा जाता है। सो पावर कंजम्पशन हमेशा एड अप होते हैं, चाहे आप सीरीज में कंसिडर करो उन्हें या फिर आप उन्हें पैरेलल में कंसिडर करो। देन एलिमेंट इन द सर्किट कैरी डिफरेंट करंट, एलिमेंट इन द सर्किट कैरी डिफरेंट करंट। ओके, सो पैरेलल में तो डिफरेंट करंट होती है बट सीरीज में डिफरेंट नहीं हो, मतलब ये गड़बड़ है। सो सी और रहेगा आवर्स बोथ केसेस में ऐड करते हैं। आपको पता है अगर आप लेट्स से दो इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगा, सो जो घर की कैपेसिटी होगी वो ये बोलेगी कि पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। मान लो ये 10 वैट और ये 10 वैट है तो टोटल कंजम्पशन हो जाएगा 20 वैट। बट आपको पता है कि आपके घर की वायरिंग पैरेलल में होती है, सीरीज में होती है। तभी जब आप घर का टोटल कनेक्शन चेक करते हैं तो आप टोटल अटैच चेक करते हैं, क्या घर का टोटल कितना पावर कंजम्पशन है। आपके घर पे जो मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, वो इस तरह आता है में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट कनेक्शन आपको मिलता है, 5 किलोवाट। आप अपने घर के अप्लायंस चेक करें और उसके अकॉर्डिंग बताएं कि आपको किस रेंज का मीटर लगवाना है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, लाइकवाइज। ओके, देन 50। Okay, so wire of resistor 12 ohm per meter, remember per meter is bent to form a complete circle of 10 centimeter. इसका मतलब ये है कि पूरा आर कितना हो जाएगा। आप आर टोटल देखो, आर टोटल चाहिए होगा, रेडियस है 10, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। क्लियर। और हमें पता है पर मीटर 1 मतलब 12 ओम है, सो पर सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी? पर सेंटीमीटर हो जाएगी 12 बाई 100। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 ओम पर मीटर है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 बाई 100 ओम पर सेंटीमीटर। मैंने क्यों 12 बाई 100 किया? बिकॉज जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, सो आंसर आ जाएगा 12 बाई 100। ये हमारा हो गया आर 12। अभी ए और बी के क्रॉस चाहिए। सो अगर पूरे रेडियस का आर है, सो इस सेक्शन का कितना हो जाएगा आर बाई 2, इस सेक्शन का कितना हो जाएगा आर बाई 2, और दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे, सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाई 4। सो मतलब दिस डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर आ जाएगा पाई आर 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 इंटू 12 बाई 100। सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 और आर 10 है, सो 10 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.6 आएगा।
ओके 56 to 60 बताएं। फ्रॉम 56 to 60 सर 60। अरे सिमिलर क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। एक्चुअली ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। सो देखो ये 5 वोल्ट है, मतलब ये भी कितना होगा 5 वोल्ट। सो इसका मतलब बिकॉज दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये 50 है तो इसका आर इक्विवेलेंट भी कितना आना चाहिए 50। सो इसका मतलब V कितना होना चाहिए, पोटेंशियल के क्रॉस जो रेजिस्टर है वो कितना होना चाहिए 100 ओम होना चाहिए। सिमिलर हाँ क्वेश्चन सर, अभी डिस्कस किया। मार्क करके लिखा है इसलिए दिखा नहीं कौन सा चलेगा क्वेश्चन। चलेगा नो प्रॉब्लम। 61 to 65 बताएं। नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके गुड। 66 to 70 बताएं। 66। 66 to 70 में 66 ओके 68। 68 ओके चलिए डिस्कस कर लेते हैं 66। An ideal battery to a circuit of 4 resistance R4 is increased। चले तो क्या क्या होने वाला है if R4 is increased। सो ऐसे डेटा को देखो यार, प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके आपको रखना पड़ेगा कि अगर आप एक कोई भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते हो तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्विंग करके लेके सॉल्व किया करें तो बेटर रहेगा। सपोज मान लेते हैं कि ये था 30, ठीक है, और ये था पहले 30, और मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है। ऐसे रहा नहीं, मैंने वैल्यू ली कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स से दोनों सेम है तो अभी दोनों का पोटेंशियल करंट सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर सोचो आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पर कोई वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ पे 3 रेजिस्टर हैं, ठीक है, R1 R2 R4 है, बट आपने एक वैल्यू बढ़ा दी तो ये क्या हो गया, लेट्स से ये इंक्रीज 60 हो गया। सो पहले कितना था रेजिस्ट 50, 30 का R कितना था 50, अब 30 और 60 का इक्विवेलेंट है 20। मतलब कुछ भी लो आप, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ आया यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ भी कर लो आर इक्विवेलेंट तो बढ़ने ही वाला है। मतलब कुछ भी कर लो, आई टोटल will be V by R equivalent, so that will decrease, I total will definitely decrease। अच्छा, so I total अगर definitely decrease हो गया है तो अभी आपको देखना है कि कितना कितना दोनों में जाने वाला है। पार्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दोनों में करंट कितना जाने वाला है, स्प्लिट रूल हमें लगा लेना पड़ा। तो इन दोनों में स्प्लिट रूल लगाएंगे। ओके, तो अभी स्प्लिट रूल के अकॉर्डिंग बताएं कि क्या सिचुएशन होगी कि अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है 60 हो गया है, मतलब इसकी खुद की करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझना, इसका मतलब देखो पहले तो टोटल करंट डिक्रीज हो गई, अब उसमें इसके पास जो आने वाली थी वो भी करंट डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये सिस्टम का ओवरऑल क्या होगा, सेटअप डिक्रीज हो जाने वाला है। समझ आया सबको? सो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी कि ओवरऑल इन सब का जो सेटअप है वो क्या डिक्रीज होने वाला है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है हमें कि कितना अमाउंट डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट भी डिक्रीज गई है ना, तो उस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा ओवरऑल। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ पे अभी हम फिक्स आंसर नहीं सकते हैं। समझ आए क्यों फिक्स नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमें पता है
लेट्स से पहले करंट थी, चेक कर लेते हैं। मैंने इनिशियली 30 लिया हुआ था, 15 आया था, चलो इस बैटरी को 15 वोल्ट ले लेते हैं। पहले करंट था 1 और दोनों में करंट कितनी जा रही थी, I1 एंड I2, वो थी 0.5। डन। अभी हमने ले लिया पोटेंशियल कितना हो गया हमारा 20, सो आई कितना हो गया 1 बाई कितना है सॉरी, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, सो 15/20 मतलब कितना हो गया अब 3/4 मतलब 0.75 हो गया। देखें इस 3/4 का कितना परसेंट जाने वाला है यहाँ, ये हो गया I और ये हो गया I। सो इसका मतलब I1 निकालेंगे, I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी 30/30 प्लस 60 मतलब 90 इंटू I टोटल, इट इज 3/4। सो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1/4। I2 की बात कर लेते हैं, I2 में क्या हो जाएगा, इट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 3/4। तो देखिए ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। सो देखो I2 में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं। I2 में करंट अभी भी कितनी है 0.5, मतलब किसकी करंट टोटल कम होने वाली है, I1 की करंट ही बैलेंस करेगी उसको। सर्किट में जितना डिक्रीज हुआ है उतना I1 ही बैलेंस करने वाला है, I2 का कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इसका मतलब कंक्लूजन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। आप एग्जाम में इतना सारा नहीं कर सकते हैं, एज अ रूल ही आप इस क्वेश्चन को याद रखो कि जब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं हम, जब हम चेंज करते हैं, सो जो प्रीवियस वाला पैरेलल रेजिस्टर है उसमें से पास होने वाली करंट चेंज नहीं होती, ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। सो ओवरऑल डिक्रीज हो गई बट टोटल करंट डिक्रीज हो गई, बट I in R1 इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो डिक्रीज सीधा किसकी होने वाली है, I in R1 विल कांस्टेंट, I in R2, R3 एंड R4, ये वाली करंट ही क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है। सो इन तीनों का सिचुएशन करंट डिक्रीज होगा और R1 का जो करंट है वो मेंटेन रहेगा। डन। अच्छा एक मिनट, ऑप्शंस पहले देखें। करंट थ्रू R1 डिक्रीजेस गलत है, R1 की करंट सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल बताना है यार, पोटेंशियल ड्रॉप का क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप समझे। सोचो R2 और R3 में पहले जो करंट जा रही थी अब वो करंट कम हो गई है, समझे। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और अलग तरीके से देखो। पोटेंशियल अक्रॉस ये दे देता हूँ मैंने भी, ठीक है। सो मुझे पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी चेंज हुआ क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी जो करंट है वो कांस्टेंट रहने वाली है, बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी से डायरेक्टली ही कनेक्टेड है ना, देखो इस तरह फील करते हैं, ए बी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। सो पोटेंशियल ऑफ ए बी विल बी कांस्टेंट, और मान लेते हैं इसे सी डी, पोटेंशियल ऑफ ए सी डी बी ये भी कांस्टेंट रहने वाला है, बट हमें पता है कि करंट डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब R2 और R3 के पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। सो इसका मतलब बिकॉज करंट इन ए सी डी बी हैज डिक्रीज्ड, सो पोटेंशियल अक्रॉस R2 एंड R3 विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इनके रेजिस्टर फिक्स है। सो अगर इनका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ CD क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो इसका मतलब क्या होगा, R4 का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाने वाला है। सो बेसिकली आपको ये वाले थॉट को एग्जाम में कभी सॉल्व नहीं करना है, आप बस ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ए बी तो कांस्टेंट रहने वाला है, करंट डिक्रीज हमने देखा है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ पर देंगे। क्लियर है नंबर 66, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हाँ ये वाले पार्ट की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, ये हम हटा देते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड। मैं डायरेक्टली पहला स्टेप यही बोल सकता हूँ कि ए बी विल बी कांस्टेंट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप।
और अगर ए बी कांस्टेंट है सो उसका आर भी कांस्टेंट है, मतलब उसकी वाली करंट भी कांस्टेंट रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर आई टोटल डिक्रीज हो रही है सो कौन सी करंट डिक्रीज हो रही है, R2 R3 R4 वाली करंट डिक्रीज हो रही है। ओके सेट एक रिंग का रेजिस्टेंस इतना है, आपको पूछा कि किस पॉइंट पे कनेक्ट करना चाहिए कि रेजिस्टेंस इसका इतना आ जाए। यार ऐसा वाला क्वेश्चन तो हमने देखा है ना, ये पार्ट था हमें बताना है कि कितने एंगल पे कनेक्ट करें कि रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 8/3 आ जाए। सो याद है ना यार, ये लो थीटा एंगल है तो ये और रिमेनिंग ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8/3। सो 68 देखें, आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इसकी वैल्यू कितनी है 8/3 और हमें पता है R इज प्रोपोर्शनल टू थीटा क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ डिपेंड्स अपॉन थीटा। क्लियर? सो इसका मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा 360 माइनस x अपॉन x प्लस 360 माइनस x। डन? इससे सॉल्व x की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी एंगल पूछा या क्या पूछा हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। कैरिंग कंडक्टर शुड कनेक्टेड दीज पॉइंट्स, लेंथ पूछा हुआ है। सो थीटा नहीं पूछा हुआ है, माय मिस्टेक, थीटा नहीं पूछा हुआ है, लेंथ पूछा हुआ है। सो इसे हटा के लेंथ ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 प्लस L2। वहां से हम L1/2 लाने का ट्राई करेंगे। एक्चुअली ऐसे निकाल ही नहीं सकते, दो वेरिएबल का रेशियो निकाल ही नहीं सकते। आपको कंसिडर करना पड़ेगा दैट L इज प्रोपोर्शनल टू थीटा और इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, x 360 माइनस x अपॉन x प्लस 60 प्लस माइनस x और इन दोनों का जो सॉल्विंग आएगा x उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो देखेंगे। L1/L2 का रेशियो हो जाएगा x ओवर 360 माइनस x। ओके, नाउ फ्रॉम 70 to 75 बताएं। से 75 75 अरे ये तो कलर कोडिंग है ना यार। नहीं नहीं 75 नहीं, सॉरी वो गलती से लिख दिया था। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अप टू 80, 75 to 80, okay, 81 to 85, 78. 78। अरे ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना। टिल 85 बताएं। ओके टिल 90 मींस पूरे शीट में से बताएं। एनी अदर डाउट? Any other doubt from the whole practice sheet? Okay. So यार am I audible properly? हाँ सर। हाँ Okay. सर। Okay. So ये प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर ली है हमने। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ मैं कल, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब तक आप वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तब तक हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे सॉल्विंग कर लेंगे। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पता है पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए यार, तो आज के लिए काफी है, शीट प्रैक्टिस इसका डिस्कशन हो गया है और नेक्स्ट मैं शीट 1-2 दिन में आपको भेज दूंगा। तब तक आप बुक में से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे मेजर टॉपिक बचे हुए
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बचा हुआ है जिसमें हम पावर और ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और एक इंस्ट्रूमेंट सेक्शन बचा हुआ है जिसमें हम वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके सर या हाँ सर, वो कल के आपके लेक्चर 7 में एक डाउट था। हाँ बताएं। हाँ, तो उसमें सर इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, वो कैसे होता हाँ, है मतलब? टेम्परेचर, उसमें मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी हो जाती है। सो मैंने बताया था जैसे लिक्विड की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा, आयंस को मूव होने में दिक्कत होगा ना, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने लगता है। हाँ ओके यार, बाकी लोग ये लेक्चर देख लिया था, कुछ और डाउट है इस लेक्चर में? सर डाउट नहीं है, बट वो मतलब इसके नोट्स भी वही करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यू करने होंगे ना? हाँ हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, मैंने इसका पीडीएफ भेजा है ना आपको, सिर्फ वीडियो भेजा है, नोट्स जो है ना। सर वीडियो भेजा है। ओके, मैं नोट्स का पीडीएफ भी भेजता हूँ। ओके चलिए, हाँ ओके ठीक है, ओके देन गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बस